जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया ट्रेवल में। क्या आप उत्तराखंड के चारों धाम की यात्रा करना चाहते हो? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपको उत्तराखंड के चारों धाम की यात्रा की संपूर्ण जानकारी दूंगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उत्तराखंड की चार धाम यात्रा कहाँ से शुरू होगी, चार धाम यात्रा के दौरान आपका रूट क्या रहेगा, आप किस किस जगह पे नाइट स्टे करोगे और यह यात्रा आपकी कितने दिनों की होने वाली है। इसके साथ ही वीडियो के लास्ट में बताऊंगा इस यात्रा में आपका कुल कितना बजट खर्च होगा। आइए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। चार धाम यात्रा का शुरुआती पॉइंट हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून रहता है। अधिकांश श्रद्धालु चार धाम यात्रा की शुरुआत हरिद्वार से करते हैं, इसीलिए हम भी हरिद्वार से यात्रा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप ट्रेन या बस पकड़कर हरिद्वार पहुंच जाएं। हरिद्वार में रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड है, जहां भारत के सभी प्रमुख शहरों से अच्छी कनेक्टिविटी है। आप आसानी से हरिद्वार पहुंच सकते हो। बाय एयर आना चाहते हो तो फ्लाइट से देहरादून के जोली ग्रांट एयरपोर्ट पर आ सकते हो। हरिद्वार पहुंचकर आज आप हरिद्वार में ही रुके। कल सुबह 4-5 बजे चार धाम यात्रा की शुरुआत करेंगे। आज आप हरिद्वार में गंगा स्नान करके शाम को हर की पौड़ी पर माँ गंगा की आरती देख सकते हो। दोस्तों, सभी के मन में यह सवाल होता है कि हरिद्वार से चार धाम यात्रा का क्या साधन रहेगा। इसके लिए आपके पास कुछ प्रमुख ऑप्शन है, जो इस प्रकार है। चार धाम यात्रा के साधन डिपेंड करेंगे कि आप सोलो ट्रेवलर है, ग्रुप में है या फिर फैमिली के साथ है। जो भी साधन आपके लिए बेस्ट रहेगा, आप उसके हिसाब से यात्रा के साधन का चुनाव कर सकते हो। नंबर 1, बाई बस। चार धाम यात्रा का सबसे सस्ता साधन बाई बस है। हरिद्वार से आप बस में भी आपकी यात्रा की शुरुआत कर सकते हो। नंबर 2, बाय शेयरिंग जीप। आप 1-2 व्यक्ति चार धाम यात्रा करना चाहते हो तो आप हरिद्वार से शेयरिंग जीप का चुनाव भी कर सकते हो। नंबर 3, प्राइवेट टैक्सी। आप फैमिली या ग्रुप में चार धाम यात्रा करना चाहते हो तो सबसे बेस्ट ऑप्शन प्राइवेट टैक्सी रहता है। प्राइवेट टैक्सी वाले रोजाना का 5 से 6 हजार रूपए चार्ज करते हैं। प्राइवेट टैक्सी में आप जहां कहोगे टैक्सी वाला वहां रोकेगा, इसीलिए आप रुकते रुकाते आराम से चार धाम यात्रा पूरी कर सकते हो। प्राइवेट टैक्सी फैमिली और ग्रुप के लिए सबसे बेस्ट रहती है। नंबर 4, रेंटेड बाइक और स्कूटी। अगर आप एडवेंचर के शौकीन हो तो हरिद्वार से बाइक और स्कूटी रेंट पर ले सकते हो। बाइक और स्कूटी रेंट पर लेने के लिए आपके पास ओरिजिनल आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। बाइक रेंट का पर डे का चार्ज 1000 से 1500 रूपए के बीच में रहता है। वहीं स्कूटी का शुरुआती रेंट पर डे का 500 रूपए से शुरू होता है। इन सभी साधनों में जो भी आपको अच्छा लगे उससे आप चार धाम की यात्रा कर सकते हो। दोस्तों, उत्तराखंड सरकार ने चार धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर रखा है, इसीलिए आप चार धाम की ऑफिशियल वेबसाइट रजिस्ट्रेशन एंड टूरिस्ट केयर उत्तराखंड से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। चार धाम यात्रा का सही क्रम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ रहता है। कल सुबह से ही चार धाम यात्रा की शुरुआत करेंगे। बहुत से लोग हरिद्वार आते उसको भी आपकी यात्रा में काउंट करते, लेकिन हम सहूलियत के हिसाब से कल से हमारी यात्रा की शुरुआत मानेंगे। दोस्तों, चार धाम यात्रा इस प्रकार से होगी। डे 1, आज सुबह जल्दी हरिद्वार से बड़कोट के लिए निकल जाए। हरिद्वार से बड़कोट की दूरी 180 किलोमीटर है। इस यात्रा में 7-8 घंटों का समय लग जाता है। बड़कोट में स्टे के सभी तरह के ऑप्शन है। आज आप बड़कोट में ही नाइट स्टे करें। डे 2, आज यमुनोत्री धाम के दर्शन करेंगे। आज की हमारी यात्रा बड़कोट से यमुनोत्री और वापस शाम को बड़कोट में समाप्त होगी। आज की यात्रा आप सुबह 4-5 बजे शुरू कर दें। बड़कोट से शेयरिंग जीप और बस पकड़कर आप जानकी चट्टी पहुंच जाए।
बरकोट से जानकी चट्टी की दूरी तो सिर्फ 45 किलोमीटर है, लेकिन रास्ते घुमावदार और काफी सकड़े होने के कारण इस यात्रा में आपको 2 से 3 घंटों का समय लग जाता है। जानकी चट्टी में पहुंचकर आप सुबह का ब्रेकफास्ट करके यमुनोत्री धाम के 6 किलोमीटर के ट्रैक की शुरुआत कर सकते हो। इस ट्रैक को आप 3-4 घंटों में पैदल चढ़ सकते हो या फिर आप पालकी, पिट्ठू और घोड़े का यूज कर सकते हो। घोड़े, पालकी और पिट्ठू की प्राइस समय के साथ बदलती रहती है। सामान्यतः घोड़ा आपको 3 से 3,500 रुपए में मिल जाता है। यमुनोत्री धाम का पूरा ट्रैक चढ़ाई भरा रहता है। ट्रैक पर आपको खाने पीने की कई दुकानें देखने को मिल जाती है। यमुनोत्री धाम में पहुंचने के बाद आप सूर्य कुंड के गर्म पानी में स्नान करके माँ यमुना के दर्शन कर सकते हो। माँ यमुना के दर्शन में लगभग 1 घंटे का समय लगता है। पीक सीजन के अलावा दर्शन में 15-20 मिनट का समय लगता है। मंदिर में दर्शन के बाद आप यहाँ माँ यमुना का उद्गम स्थल भी देख सकते हो। इसके बाद वापस जानकी चट्टी आ जाए। ट्रैक डाउन करने में 1-2 घंटे का समय लगेगा। जानकी चट्टी से वापस बस या टैक्सी पकड़कर बरकोट पहुंच जाए। जहां आपने कल नाइट स्टे किया था, आज उसी सेम होटल में जाकर नाइट स्टे बना ले, ताकि यमुनोत्री ट्रैक पर जाते समय आपके पास जो भी एक्स्ट्रा लगेज हो उसे आप होटल में रखकर जा सकते हो। डे 3 तीसरे दिन की यात्रा बरकोट से उत्तरकाशी की रहेगी। आज का सफर आरामदायक होने वाला है। बरकोट से उत्तरकाशी की दूरी 82 किलोमीटर है। यात्रा में 3-4 घंटों का समय लगता है। उत्तरकाशी एक बेहद ही खूबसूरत और बड़ा शहर है। यहाँ रुकने के लिए आपको कई ऑप्शन मिल जाते हैं। उत्तरकाशी में बस स्टैंड और काशी विश्वनाथ मंदिर के पास कई होटलें देखने को मिलती है। उत्तरकाशी में भी आपको 2 नाइट स्टे करनी है, उसी हिसाब से होटल लें। उत्तरकाशी में होटल लेने के बाद आप आराम करें और शाम के समय आप काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन कर सकते हो। डे 4 आज हम गंगोत्री धाम के दर्शन करेंगे। दोस्तों, चौथे दिन की शुरुआत सुबह 4-5 बजे करें, क्योंकि आज हम उत्तरकाशी से गंगोत्री जाकर शाम तक वापस उत्तरकाशी आएंगे। उत्तरकाशी से गंगोत्री की दूरी लगभग 100 किलोमीटर है। इस यात्रा में 3-4 घंटों का समय लगता है। उत्तरकाशी से गंगोत्री के रास्ते बेहद ही खूबसूरत है। इस रास्ते में खूबसूरत हर्षिल घाटी भी आती है, जहां प्रसिद्ध मूवी राम तेरी गंगा मैली की शूटिंग हुई थी। आज के सफर की अच्छी बात यह है कि आज आपको कोई भी ट्रैक नहीं करना होगा। गाड़ी आपको सीधे मंदिर से 500 मीटर दूर उतारेगी। गंगोत्री के खूबसूरत मार्केट में होते हुए आप माँ गंगा के मंदिर में पहुँच जाते हैं। यमुनोत्री के मुकाबले यहाँ दर्शन करने में थोड़ा ज्यादा समय लगेगा। माँ गंगा के पवित्र मंदिर में दर्शन करके गंगा नदी के पवित्र जल में स्नान भी कर सकते हो। दोस्तों, आप माँ गंगा की पूजा अर्चना करने के बाद फ्री होकर गंगोत्री में लंच करके वापस उत्तरकाशी के लिए निकल जाए। गंगोत्री से उत्तरकाशी की ज्यादातर शेयरिंग टैक्सियां चलती है। शाम को उत्तरकाशी पहुंचकर नाइट स्टे बना ले। डे 5 आज का सफर लंबा होने वाला है। आज आपको उत्तरकाशी से सीतापुर के लिए निकलना होगा। सीतापुर केदारनाथ के बेस कैंप सोनप्रयाग से 1 किलोमीटर पीछे है। बस आपको सीतापुर ही उतारती है, लेकिन टैक्सी वाले आपको सोनप्रयाग पार्किंग के पास छोड़ देते हैं। आज का सफर लगभग 280 किलोमीटर लंबा रहता है, जिसमें लगभग 10-12 घंटों का समय लगता है। आज आपको सिर्फ सफर करना है। शाम को सोनप्रयाग या गौरीकुंड में पहुंचकर रात को अच्छी नींद निकालनी है, क्योंकि अगले दिन केदारनाथ का 16 किलोमीटर का ट्रैक चढ़ना है। दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। अगर आप शाम को जल्दी सोनप्रयाग पहुँच गए हैं तो सोनप्रयाग में रजिस्ट्रेशन चेक करवाकर सोनप्रयाग टैक्सी स्टैंड से टैक्सी पकड़कर 5 किलोमीटर दूर गौरीकुंड तक पहुंच जाए। सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए टैक्सियां चलती है, जिनका किराया 50 रुपए रहता है, क्योंकि सुबह 3-4 बजे से ही सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने वाली जीप के लिए काफी लंबी लंबी लाइनें लगी रहती है। इसीलिए अगर संभव हो तो आप शाम के समय सोनप्रयाग से गौरीकुंड पहुंच जाए। 5वें दिन का रात्रि विश्राम
आपकी सुविधा के अनुसार आप सोनप्रयाग या गौरीकुंड में कर सकते हो। डे 6 दोस्तों, आज हम केदारनाथ धाम चलेंगे। आज सुबह जल्दी उठकर केदारनाथ के 16 किलोमीटर लंबे चुनौतीपूर्ण ट्रैक की शुरुआत करेंगे। सोनप्रयाग और गौरीकुंड में कहीं क्लॉक रूम बने हुए हैं। यहाँ आप एक्स्ट्रा लगेज क्लॉक रूम में जमा करवा सकते हो। एक्स्ट्रा सामान क्लॉक रूम में जमा करवाने के बाद एक छोटा बैग ही ट्रैक पर ले जाए। केदारनाथ ट्रैक पर जरूरी सामान ही ले जाए, जैसे गर्म कपड़े, रेनकोट, इमरजेंसी मेडिसिन किट, स्लीपर, एक एक्स्ट्रा ड्रेस, जैकेट, ग्लव्स और सनग्लासेस। दोस्तों, गौरीकुंड से ही केदारनाथ के लिए पैदल ट्रैक की शुरुआत होती है। इस 16 किलोमीटर लंबे ट्रैक में 10-12 घंटों का समय लगता है और ज्यादा भी लग सकता है। केदारनाथ के ट्रैक का रास्ता काफी सुंदर और आकर्षक है, जिसे शब्दों से बयान करना थोड़ा मुश्किल होता है। इस पूरे ट्रैक के दौरान रास्ते में खाने पीने की बहुत सारी दुकानें देखने को मिल जाती है। अगर आप पैदल चलने में सक्षम नहीं हो तो गौरीकुंड से घोड़ा, पालकी और पिट्ठू भी ले सकते हो। घोड़े का किराया 3,500 रूपए, पालकी का किराया 10 से 15,000 रूपए और पिट्ठू लगभग 8 से 12,000 रूपए चार्ज करता है। शाम तक आप केदार घाटी में पहुंच जाओगे। केदारनाथ पहुंचते ही सबसे पहले होटल या टेंट ले। केदारनाथ में सबसे सस्ता टेंट स्टे ही रहता है। यहाँ आपको कहीं GMVN के टेंट देखने को मिलते हैं, जिनकी बुकिंग आप ऑनलाइन GMVN की ऑफिशियल वेबसाइट से करवा सकते हो। GMVN के टेंट की शुरुआत 800 रूपए पर पर्सन से होती है, जिनमें डिनर इंक्लूड रहता है। GMVN के गवर्नमेंट टेंट के अलावा आप प्राइवेट टेंट में भी रुक सकते हो। प्राइवेट टेंट वाले पर पर्सन के 500 से 600 रूपए चार्ज करते हैं। केदारनाथ में होटल महंगे मिलते हैं, जिनकी प्राइस पर पर्सन 2 से 3,000 रूपए से शुरू होती है। इन सभी की प्राइस सीजन के हिसाब से कम और ज्यादा होती रहती है। दोस्तों, केदारनाथ में रुकने और खाने पीने की कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आपको ज्यादा थकान आ गई हो तो आज आप सिर्फ विश्राम करें। डे 7 यह दिन आपके लिए खास होने वाला है। आज आप बाबा केदारनाथ के दर्शन करने वाले हैं। सुबह 3-4 बजे उठकर बाबा केदार की दर्शन लाइन में लग जाएं। सीजन के समय केदारनाथ मंदिर में दर्शन करने में 7-8 घंटों का समय लग सकता है। यात्रा के शुरुआती दिन में दर्शन में और भी ज्यादा समय लग सकता है। बाबा केदार के दिव्य दर्शन करके मंदिर के ठीक पीछे भीमशिला और आदि गुरु शंकराचार्य का स्टेचू बना हुआ है, आप वहां भी दर्शन जरूर करें। उसके बाद आप केदारनाथ में लंच कर लें। लंच करने के बाद केदारनाथ मंदिर से 1 किलोमीटर दूर पहाड़ी पर बाबा भैरव का मंदिर बना हुआ है, आप वहां भी दर्शन जरूर करें, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि जब तक आप भैरव बाबा के मंदिर में दर्शन नहीं करोगे, तब तक केदारनाथ की यात्रा अधूरी मानी जाएगी। भैरव बाबा के दर्शन करके वापस गौरीकुंड के लिए ट्रैक उतरने लग जाए। ट्रैक उतरने में आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। आप आराम से 4-5 घंटों में गौरीकुंड पहुंच जाओगे। गौरीकुंड के गर्म पानी में स्नान करके आपके शरीर की पूरी थकान दूर कर सकते हो। इसके बाद गौरीकुंड के टैक्सी स्टैंड से शटल टैक्सी लेकर वापस आप सोनप्रयाग पहुंच जाए और आज का रात्रि विश्राम सोनप्रयाग में करें। डे 8 दोस्तों, आज सोनप्रयाग से बद्रीनाथ धाम की यात्रा करेंगे। सोनप्रयाग से बद्रीनाथ की दूरी 220 किलोमीटर की होती है। इस यात्रा में आपको लगभग 10 घंटों का समय लगता है। बद्रीनाथ के लिए बसें और टैक्सियां आपको सीतापुर पार्किंग से मिलती है। बस और टैक्सियां सुबह 8 बजे बाद नहीं मिलती है, इसीलिए कोशिश करें कि आज भी आप यात्रा की शुरुआत सुबह 6 बजे तक कर दें। शाम तक आप आराम से बद्रीनाथ धाम पहुंच जाओगे। अगर शाम 8 बजे तक आप बद्रीनाथ धाम में पहुंच जाते हो तो आज ही बद्री विशाल के दर्शन कर सकते हो। बद्री विशाल के मंदिर के कपाट रात 10 बजे तक खुले रहते हैं। शाम को बद्रीनाथ धाम में डिनर करके रात्रि विश्राम करें। बद्रीनाथ धाम में बहुत सारी होटलें और धर्मशालाएं देखने को मिलेगी। शुरुआती दिनों में बद्रीनाथ में भी काफी महंगे होटल मिलते हैं,
इसीलिए आप आपके हिसाब से डोरमेट्री और धर्मशाला लेकर रुक सकते हो। डे 9, अगर आपने शाम को दर्शन नहीं किए हैं तो आज सबसे पहले हम दर्शन करने चलेंगे। बद्रीनाथ मंदिर के पास तप्त कुंड बना हुआ है, जिसमें स्नान करके आप बद्री विशाल के दर्शन कर सकते हो। बद्रीनाथ धाम में टेम्परेचर कितना भी कम हो, लेकिन तप्त कुंड का टेम्परेचर हमेशा 40 से 50 डिग्री रहता है। सीजन के समय बद्रीनाथ धाम में दर्शन करने में 5-6 घंटों का समय लग जाता है। बद्री विशाल के दर्शन करके लंच कर ले। लंच करने के बाद बद्रीनाथ से 4 किलोमीटर दूर माणा गांव घूमने जा सकते हो। बद्रीनाथ से माणा के लिए कहीं ऑटो मिल जाते हैं जो 50 रुपए का चार्ज करते हैं, जो आपको 10-15 मिनट में माणा गांव छोड़ देते हैं। माणा गांव में आप सरस्वती नदी का उद्गम स्थल, भीम पुल, गणेश गुफा और व्यास गुफा देख सकते हो। पौराणिक कथाओं के अनुसार पांडव यहीं से स्वर्ग में गए थे। शाम को 2-3 बजे तक वापस बस या टैक्सी पकड़कर आप जोशीमठ या पीपल कोटी आ जाएं। आज का रात्रि विश्राम जोशीमठ और पीपल कोटी में करें। डे 10, आज आपकी यात्रा का आखिरी दिन है। आज आप सीधे हरिद्वार की बस पकड़ लें। जोशीमठ से हरिद्वार की दूरी 280 किलोमीटर की है। यात्रा में लगभग 10 घंटों का समय लगेगा। आज आप हरिद्वार या ऋषिकेश में रात्रि विश्राम करें। इस प्रकार से 10 दिनों में आपकी हरिद्वार से हरिद्वार की 4 धाम यात्रा पूरी हो जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं 4 धाम यात्रा करने का सबसे अच्छा समय कौन सा रहता है। यात्रा के शुरुआती महीने मई जून में यात्रा करना सेफ माना जाता है, लेकिन इस समय क्राउड बहुत ज्यादा रहता है। जुलाई और अगस्त में मानसून का सीजन होने के कारण लैंडस्लाइड होती रहती है, इसीलिए आप जुलाई और अगस्त में यात्रा करने से बचें। मिड सितंबर और अक्टूबर में वापस यात्रा के लिए अच्छा समय रहता है। इस समय ज्यादा भीड़ भी नहीं रहती है और लैंडस्लाइड का खतरा भी नहीं होता है। 4 धाम यात्रा के दौरान खाने पीने और रुकने की सुविधाएं आपको सभी जगह पर अच्छे से मिल जाती है। केदारनाथ में चीजें थोड़ी महंगी मिल सकती है, बाकी सभी जगह पर प्राइस नॉर्मल मिलेंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे जरूरी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। 4 धाम यात्रा में आपका कुल कितना बजट लगने वाला है। 4 धाम यात्रा 9 नाइट और 10 दिनों की होती है, जिसका बजट ट्रेवलर के लिए एवरेज खर्च इस प्रकार से रहता है। ट्रांसपोर्टेशन, बजट ट्रेवलर के लिए शेयरिंग जीप और उत्तराखंड रोडवेज की बसें बेस्ट रहती है, जिनका अप्रोक्स बजट 5,000 रुपए आता है। होटल अप्रोक्स 6,000 रुपए। फूड 10 दिन का पर डे का 500 रुपए के हिसाब से 5,000 रुपए मानकर चले। अन्य खर्च 1,000 रुपए। इस प्रकार टोटल खर्च 17,000 रुपए हो जाता है। आप पहाड़ों पर महंगे होटल की जगह पर धर्मशालाएं, टेंट और डोरमेट्री लेकर होटल का खर्च थोड़ा कम कर सकते हो। दोस्तों, आप 4 धाम यात्रा के लिए हरिद्वार और ऋषिकेश से टूर पैकेज भी ले सकते हो। टूर पैकेज के चार्जेज 20 से 25,000 रुपए रहते हैं। दोस्तों, यह थी 4 धाम 2026 की संपूर्ण जानकारी। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो, ताकि वो भी अपना प्लान बना सके। अगर फिर भी 4 धाम यात्रा से रिलेटेड आपका कोई सवाल रह गया हो तो आप हमें कमेंट में पहुंच सकते हो। मैं आपके सभी कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आप समय समय पर देखते रहें।